गलती किसकी है? अमित शाह साहब की। अमित शाह साहब को इस्तीफा देना चाहिए। अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते कि अमित शाह साहब एक नाकाम होम मिनिस्टर साबित हुए हैं कि वो 13 दिसंबर को भी पार्लियामेंट की सुरक्षा करने में समर्थ नहीं थे। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में लगे हुए सारे सुरक्षा कर्मियों की गलती है थी। प्रधानमंत्री तक पार्लियामेंट के अंदर थे, उसमें इतनी बड़ी सुरक्षा की कोताही। भारत देश की सुरक्षा खतरे में है। पूरा देश आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने अडानी अंबानी जैसे लोगों के हाथों में बेच दिया, लूट लिया। देश सुरक्षित हाथों में। लेकिन ये झूठ बोलने के अलावा इनका कोई काम नहीं है। उनकी एक ही गारंटी है कि वो अपनी किसी कही भी बात पे पूरा नहीं उतर पाएंगे। ये गारंटी है मोदी जी की, और कोई गारंटी मेरे ख्याल से तो वो आज तक नहीं दे पाए। 56 इंच की छाती की भी कोई सबूत नहीं दे पाए। गारंटी झूठी है वो। 15 लाख की भी झूठी है। देश सुरक्षित हाथों में, वो भी झूठा है। सब कुछ तो झूठा है। इसके बाद क्या बचा? क्या ये सुरक्षित हाथों में देश है? और बात ये नहीं है कि सिर्फ 3 सुरक्षा चक्र पार करके वो अंदर चले गए। किस प्रकार की सामग्री लेके अंदर चले गए? प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर साहब के अलावा किसकी जिम्मेदारी है सुरक्षा की? पार्लियामेंट की। कोई भी आदमी देशभक्ति की बात करेगा, उसे सजा दिलवाई जाएगी, ये मोदी जी की गारंटी हो सकती है। कोई भी आदमी इंसाफ की बात करेगा, कोई भी आदमी इंसाफ बराबरी की बात करेगा, कोई भी आदमी संविधान की बात करेगा, उसको सजा मिलेगी, ये गारंटी मोदी जी की जरूर है। तो भगत सिंह साहब से अपने आप को कंपेयर करना बिल्कुल गलत है। नौजवानों को ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। वो एक अलग टाइम था। संविधान में हर रास्ता है। बेरोजगारी को खत्म करने का भी रास्ता है। आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कीजिए। जो जनता को असली मुद्दों से भटकाने के लिए काम हो रहे हैं, उसके बावजूद भी मोदी सरकार कभी नहीं जीत सकती, आरएसएस कभी नहीं जीत सकती। ये तो ईवीएम का ही जोर है जिसकी वजह से वो जीतते। दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस और इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा साहब हैं। इनसे बात करेंगे देश में जिस तरीके की उथल पुथल मची हुई है, खासकर संसद पे जो हमला हुआ उसको लेकर कैसे देखते हैं सर? जब कहा जाता है देश सुरक्षित हाथों में है और उस बरसी पर जो संसद हमले की बरसी थी, ठीक उसी दिन संसद पे फिर से हमला हो जाता है। देश की सुरक्षा का, इंटरनल सुरक्षा का, आंतरिक सुरक्षा का जिम्मेदार कौन है? कौन मंत्री है? गृह मंत्री अमित शाह साहब। और इतनी बड़ी सुरक्षा में कोताही हो गई है। और आज मैं सारी मीडिया सुबह से देख रहा था, जो क्रिमिनल मीडिया में जिसे कहता हूँ जी, उसने एक भी मीडिया में, ना प्रिंट में ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, अमित शाह साहब की नाकामयाबी और नाकारापन की एक भी लाइन नहीं लिखी हुई नजर आ रही है। इसी से समझ में आता है कि देश हमारा किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। एक और मैं आपको बात याद दिला दूं कि 26/11/2008 की एक तारीख थी जिसमें पाकिस्तान के आतंकियों ने, लश्कर ए तैयबा के आतंकियों ने मुंबई में अटैक किया था जी। 26 नवंबर 2008 को। उस समय शिवराज पाटिल साहब होम मिनिस्टर थे। 30 नवंबर 2008 को उन्होंने नैतिकता के आधार पे, अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। और ये जो दुर्घटना हुई है, इसमें पहली चीज़ तो ये है कि ये कोई पहली बार नहीं हुई है। मुंबई आतंकी हमला तो पहली बार हुआ था इतिहास में ऐसा, तो आश्चर्यजनक था और हम लोग उसके लिए तैयार नहीं थे, ये कहा जा सकता है। हालांकि ये कोई बहाना नहीं होना चाहिए। ये भी इसमें तो तलाशी लेकिन फिर भी एक बार को इसको नज़रअंदाज करने की कोशिश की जा सकती है कि हम लोग इस तरह के आतंकी हमले के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन 2001 को 13 दिसंबर को ही ये आतंकी घटना पार्लियामेंट में हुई थी, जिसमें हमारे शहीदों ने, कितने लोग शहीद हुए थे और कितना पूरी दुनिया में इसमें हमारी बदनामी हुई थी कि हमारा पार्लियामेंट भी सिक्योर नहीं है। उस समय होम मिनिस्टर कौन थे? एल के आडवाणी साहब। उन्होंने भी इस्तीफा नहीं दिया था और ना पूरे देश से हाथ जोड़ के माफी मांगी थी उस समय की सरकार ने। अब भी वही स्थिति है। गलती सरासर किसकी है? अमित शाह साहब की। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में लगे हुए सारे सुरक्षा कर्मियों की गलती है सरासर। और कैसा दिन था वो, जिस दिन उसकी बरसी मनाई जा रही थी, प्रधानमंत्री तक पार्लियामेंट के अंदर थे। ऐसा दिन, उसमें इतनी बड़ी सुरक्षा की कोताही। इसमें मेरे ख्याल से सबसे पहले अमित शाह साहब को इस्तीफा देना चाहिए।
अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए, और ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, उनकी जो काम करने की क्षमता है भाजपा के सांसद उसके हैं, उन्हीं के ऊपर पास के ऊपर उसके वो लोग आए थे। उसके उसके ऊपर ये एक टिप्पणी है कि अमित शाह साहब एक नाकाम होम मिनिस्टर साबित हुए हैं कि वो 13 दिसंबर को भी पार्लियामेंट की सुरक्षा करने में समर्थ नहीं थे। अब इसके आगे चलते हैं, जो आप बता रहे हैं। वो लोकसभा सांसद भाजपा के ही हैं जिनके पास के बल के ऊपर वो लोग अंदर पहुंचे थे, जिन्हें पास दिया गया था। मुझे इस बात में कोई भी हैरानी नहीं है, क्योंकि कोई भी सांसद अगर किसी को पास बना के देता तो वो अच्छी तरीके से क्या गारंटी देता है कि ये व्यक्ति को मैं पर्सनली बहुत अच्छे से जानता हूं, इसीलिए मैं इसको इतनी बड़ी एक तरीके से मान्यता दिलवा रहा हूं, या मैं इसको सर्टिफाई कर रहा हूं, या मैं इसको इनवाइट कर रहा हूं एक तरह से पार्लियामेंट में विजिट करने के लिए। तो अपने कोई बहुत ही क्लोज व्यक्ति को ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अब किसी और पार्टी के व्यक्ति ने ये काम करना उचित नहीं समझा होगा, क्योंकि हर व्यक्ति सीरियसली काम करता है और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है एमपी किसको पास बनवा के पार्लियामेंट के अंदर प्रवेश दिलवा रहा है। लेकिन तो ऑब्वियसली जगह कोई और होता तो मीडिया में नैरेटिव क्या होता, या जो हमलावर हैं उनकी जगह कोई और जात बिरादरी के लोग होते तो क्या हो सकता था? देखिए, पास बनाने के लिए तो कोई और हो ही नहीं सकता था, सवाल ही नहीं पैदा होता। लोकसभा सांसद तो हो सकता था, नहीं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से संबंधित अलावा कोई हो ही नहीं सकता था। ये बात तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, और हुआ भी नहीं, निकला भी नहीं। 542 और भी थे ना, मेरे ख्याल से जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी 303 के करीब सांसद हैं, उनमें से तो उन्हीं में से किसी ने दिया ना, बाकी बचे हुए सांसदों में तो किसी ने नहीं दिया। तो ये समझ लीजिए। दूसरा, इस प्रकार की गतिविधियों में सिर्फ वो लोग होते हैं, चाहे वो कितने भी परेशान हो, और यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, बेरोजगारी है, भारत देश की सुरक्षा खतरे में है, पूरा देश आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने अडानी अंबानी जैसे लोगों के हाथों में बेच दिया, लूट लिया, खा लिया जाता है कि देश सुरक्षित हाथों में। लेकिन ये झूठ बोलने के अलावा इनका कोई काम नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी जो देश के ऊपर आपदा आ गई है, फिर भी अगर कोई ऐसा काम करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा गलत काम है, उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए, बिल्कुल गलत काम है, ये नहीं हो सकता, और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कितनी भी फ्रस्ट्रेशन हो जाए। बेरोजगारी का मुद्दा है, हर एक नौजवान परेशान है, क्योंकि जितनी नौकरियां मिल भी रही हैं वो भी रिश्वतें लेके, वो भी भाई भतीजावाद के जरिए मिल रही हैं, और उसको भी एक इवेंट बना के प्रधानमंत्री जी 70,000 या 50,000 इतनी नौकरियां, 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके अभी मेरे ख्याल से 5 लाख नौकरियां भी नहीं दे पाए। प्रधानमंत्री गारंटी का एक बड़ा बोलबाला है इस टाइम के, प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो गारंटी के तौर पे किया जाता है। तो ये भी तो एक मुद्दा होना चाहिए ना कि 2 करोड़ नौकरी का वादा करके आप जो छोटी मोटी गारंटियां उन्हें निपटा रहे हैं और अपना गुणगान कर रहे हैं। मेरे ख्याल से गलत बयानी करने का, अपनी बात पे पूरा ना उतरने का की गारंटी जो है मोदी जी दे पाते हैं, और कोई भी गारंटी वो नहीं दे पाते। उनकी एक ही गारंटी है कि वो अपनी किसी कही भी बात पे पूरा नहीं उतर पाएंगे। ये गारंटी है मोदी जी की, और कोई गारंटी मेरे ख्याल से तो वो आज तक नहीं दे पाए। 56 इंच की छाती की भी कोई सबूत नहीं दे पाए, गारंटी झूठी है वो। 15 लाख की भी झूठी है, देश सुरक्षित हाथों में, वो भी झूठा है, सब कुछ तो झूठा। इसके बाद क्या बचा? क्या ये सुरक्षित हाथों में देश है कि ऐसे नौजवान? और बात ये नहीं है कि सिर्फ 3 सुरक्षा चक्र पार करके वो अंदर चले गए, किस प्रकार की सामग्री लेके अंदर चले गए, ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन प्राची साहब, एक सवाल ये है, अभी आप कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन उनकी जगह डेरेक ओब्रायन है टीएमसी के सांसद, वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है संसद से। किया ही जाएगा ना, किया ही जाएगा, क्योंकि वो उन्होंने अगर अमित शाह जी का नाम भी ले दिया होगा, तो मैंने सुना नहीं है उनको कि किस लिए सस्पेंड किया है, लेकिन अमित शाह जी का नाम ही ले दिया होगा तो इतनी बड़ी ये एक मेरे ख्याल से इतनी बड़ी उनकी गलती है कि उन्होंने सच कैसे बोल दिया। प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर साहब के अलावा किसकी जिम्मेदारी है सुरक्षा की, पार्लियामेंट की? तो सच बोलने की सजा मिलेगी, ये गारंटी मोदी जी की दूसरी है जो मिलेगी। कोई भी आदमी देशभक्ति की बात करेगा, उसे सजा दिलवाई जाएगी, ये मोदी जी की गारंटी हो सकती है। कोई भी आदमी सच बोलेगा, कोई भी आदमी इंसाफ की बात करेगा, कोई भी आदमी इंसाफ बराबरी की बात करेगा, कोई भी आदमी संविधान की बात करेगा, उसको सजा मिलेगी, ये गारंटी मोदी जी की जरूर है। कोई भी मुसलमान जो मुसलमान होगा, ये बात मैं सीधे सीधे बता रहा हूं, जो आरएसएस का आदमी नहीं होगा, जो आरएसएस
के बहकावे में नहीं आया होगा वो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता आज की तारीख में देश में। पहले तो कभी गलती से भी कर सकता था, क्योंकि बेरोजगारी से परेशान होके कई लोग इसको भगत सिंह साहब से कंफ्यूज कर रहे हैं। भगत सिंह साहब और ये इसको कंफ्यूज नहीं किया जाना चाहिए, से जुड़े हुए हैं दोनों में कोई भी संबंध नहीं है। भगत सिंह साहब ने जब वो किया था, बटुकेश्वर दत्त साहब ने जब वो किया था, तो अंग्रेज थे शासक, वो हमारे देश के नहीं थे, तब संविधान नहीं था। अब संविधान है, संविधान में हर मुसीबत, हर परेशानी, बड़ी से बड़ी मुसीबत और परेशानी का हल संवैधानिक रास्तों से है, शांतिपूर्ण रास्तों से है। तो भगत सिंह साहब से अपने आप को कंपेयर करना बिल्कुल गलत है, नौजवानों को ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। वो एक अलग टाइम था। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लाया है, संविधान में हर रास्ता है, बेरोजगारी को खत्म करने का भी रास्ता है। आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कीजिए, आप ये आरएसएस और बीजेपी ने जो ईवीएम लाए उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करके उसको रुकवाइए। ये लोग पार्लियामेंट से हट जाएंगे, अच्छे लोग पार्लियामेंट में आ जाएंगे। ये तरीका है डेमोक्रेटिक, संवैधानिक, ये तरीका नहीं हो सकता। और भगत सिंह साहब से अपने आप को कंपेयर करना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी गलती की बात है और बहुत बड़ा कंफ्यूजन कर रहे हैं अपने आप को। ये गलत फहमी में ना रहें। भगत सिंह साहब की अलग बात थी, उन्होंने बड़ा काम किया था। अभी आपने बात की कि ईवीएम वाली, लेकिन बात जब की जाती है मंदिर की और यही सब मुद्दे होते हैं इलेक्शन के टाइम पे, तो फिर ईवीएम या फिर बेरोजगारी, इन सबको मुद्दा कहाँ बनाया जा सकता है? अभी आपने देखा होगा हाल ही में हर सर्वे का फैसला आया एक हर एक, ये मथुरा की शाही मस्जिद जो है, जो ईदगाह है उसका भी आज सर्वे का फैसला आया है, उसको मैं ही कर रहा हूँ, उसके लिए हम अभी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं जी। मगर बात यह है कि ये इतनी सब ये जो काम हो रहे हैं, जो जनता को असली मुद्दों से भटकाने के लिए काम हो रहे हैं, उसके बावजूद भी मोदी सरकार कभी नहीं जीत सकती, आरएसएस कभी नहीं जीत सकती। ये तो ईवीएम का ही जोर है जिसकी वजह से वो जीतते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे एडवोकेट प्राचा साहब। आप ऐसी बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशन वॉइस। धन्यवाद।